हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी का चौथा पाठ। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। तो हमारा चौथा पाठ है पाठ 4। चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें। थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो सबसे पहले इसके शब्द अर्थ आपको लिखा रहे हैं। सिमत। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। सिमत दिशाएं। इसके बाद अगला है दम। दम का अर्थ है सांस। अगला है मरज। मरज। मरज का अर्थ है बीमारी। मरज का अर्थ बीमारी। बिल्कुल गोल। इसका अर्थ है पूरी तरह गोलाकार। पूरी तरह गोलाकार। पूरी तरह गोलाकार। तो यहाँ पे ये शब्द अर्थ आपको हमने लिखा है। और उसके बाद अब हमारा पहला प्रश्न होगा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से। लड़की कहना चाहती है कि चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। आप पहने हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। लड़की कहना चाहती है कि कहना
चाहती है कि इसका क है चांद तारों से जड़ी, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चादर ओढ़कर बैठा है। ख है चाँद की पोशाक, चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, है। तुम किसे सही मानते हो? किसे सही मानते हो? तो यहाँ पे प्रश्न आपको लिखाया। अब इसका उत्तर है लड़की यह बताना चाहती है लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है। आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है, जिस पर सितारे जड़े हैं। जिस पर सितारे
जड़े हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप देखिएगा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चाँद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? तो यहाँ पे लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पे इस कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे दिन और कारण। तो पूर्णिमा कैसे होती है, उसका कारण क्या होता है पूर्णिमा होने का? उस दिन क्या चाँद कैसे नज़र आता है? चाँद पूरी तरह से गोल नज़र। पूर्णिमा के दिन चाँद, यहाँ पे लिखेंगे चाँद कैसा नज़र आता है उस दिन? पूरी तरह से, चाँद पूरी तरह से गोल नज़र आता है। कैसा नज़र आता है? गोल नज़र आता है। तो चाँद पूरी तरह से क्या गोल नज़र आता है, ये पूर्णिमा के दिन। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अब अष्टमी से पूर्णिमा के बीच कैसा चाँद कैसा नज़र आता है? चाँद तिरछा नज़र आता है। कैसा नज़र आता है? तिरछा नज़र आता है। तिरछा नज़र आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद बहुत पतला नज़र आता है। चाँद बहुत पतला नज़र आता है। तो यहाँ पे हमने पूर्णिमा के दिन चाँद पूरी तरह से गोल नज़र आता है, और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद तिरछा नज़र आता है, और इसके बाद प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद बहुत पतला नज़र आता है। तो इसी में इसने दूसरा प्रश्न पूछा है कि कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने चाँद से
चाँद से गप्पें किस दिन, गप्पें किस दिन किस दिन लगाई होंगी, किस दिन लगाई होंगी। इसका उत्तर है कवि ने चाँद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होंगी, गप्पें लगाई होंगी। अर्थात चाँद गोल है, चाँद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, से गोल नहीं है। उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी एक या दो दिन का समय और है। एक बार फिर से इस प्रश्न के उत्तर को आप ध्यान से देखिए कि कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। कवि ने चाँद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच
गप्पें लगाई होंगी, अर्थात चाँद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय और है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग होता है। बिंब का प्रयोग होता है, अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। जैसे यहाँ पे बिल्कुल शब्द को कैसे लिखा है, बिल्कुल अलग अलग लिखा है ना उसको। ये देखिए आप, मोटे अक्षरों में लिखा है, अलग अलग करके लिखा है। तो तुम इस कविता के किन और शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे और कौन से शब्द होंगे जिनको आप चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखा। तो ऐसे और कौन कौन से शब्द होंगे? जैसे हम उन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे। ऐसे कौन से शब्द? जैसे क्या हो जाएंगे? चांद, चांद हो जाएगा ना। इसको हम आकृति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दूसरा है गोल मटोल। गोल मटोल, इसमें एक शब्द आया है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से, आकृति के माध्यम से दिखा सकते हैं। और तिरछे, चाँद की हम तिरछी आकृति भी यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 शब्द आ गए, चाँद, गोल मटोल और तिरछे। इनके हम क्या कर सकते हैं? आकृति भी बना के दिखा सकते हैं कि चाँद का चित्र हम यहाँ पे बना देंगे, गोल मटोल उसको हम दिखा देंगे और तिरछा भी हम उसको दिखा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रश्न इस तरह से होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। तो उसका पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का
चिढ़ जाने का हो तो वह हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा। क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। दिए गए जवाब लिखो। इसका उत्तर है, यदि चाँद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कटे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा। चिढ़कर यही जवाब देगा कि
कि वह तिरछा नहीं है, तिरछा नहीं है, और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है। शायद वह हमें भी यही कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगा ले। चश्मा लगा लो। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर है, यदि चाँद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कटे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है। शायद वह हमें भी यही कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगा लो। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पें निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यहाँ पे यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, जैसे चाँद से यहाँ पे गप्पे लगाई थी ना उस लड़की ने, तो सूरज से अगर कोई गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? और इसी के आधार पर हमें कुछ कल्पना करके इनमें से किसी दो के बारे में, एक या दो के बारे में, जैसे या पेड़ के बारे में या बिजली का खंभा, सड़क या पेट्रोल पंप, इनसे हम गप्पे कैसे लड़ाएंगे या लगाएंगे वो हम इसमें लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें, हमारा अगला प्रश्न है यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो
लगाए तो वह क्या लिखेगा? वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। चाहे तो आप इसे गद्य यानी गद्यांश या पद्यांश कविता के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर होगा सूरज से गप्पें। सूरज से गप्पें। तो हम इसको एक पद्यांश के रूप में लिख रहे हैं या पद्य के रूप में लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे अरे सूरज भाई। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? इतने क्यों नाराज हो? इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो। अपनी गर्मी से ना जलाए जाते हो। तपाते हो दुनिया को। जी भर झुलसा देते हो झुलसा देते हो। हमें हर पल। तो यहाँ पे अगर हमें सूरज से गप्पे लड़ानी हो, अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो। तपाते हो दुनिया को जी भर। झुलसा देते हो हमें हर पल। तो हमें सूरज से इस तरह से हमने गप्पें की, बातें की। इसके बाद इसमें से और लिखा है कि कुछ इसी तरह की गप्पें हमें निम्नलिखित में से किसी एक या दो के साथ भी लगानी है। तो जैसे हम अगला लिख लेते हैं यहाँ पे, पेड़ से गप्पें। अब पेड़ से गप्पें, तो इसमें लिखेंगे हम
ए पेड़ तुम हो, ए पेड़ तुम हो। कितनी अच्छी सुहावनी, कितनी अच्छी सुहावनी छाया देते हो। भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। तो इसको देख लीजिए आप, पेड़ से गप्पे। ए पेड़ तुम हो, कितनी अच्छी सुहावनी छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। तो इस तरह से हमने पेड़ से गप्पे की। उसके बाद दूसरा है, मान लिया सड़क, एक और लिख लेते हैं हम, सड़क से गप्पे। इसको हम नंबर 1 और नंबर 2, सड़क से गप्पे। अब हम सड़क से किस तरह से गप्पे लगाएंगे? हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम कितनी शक्तिशाली हो। शक्तिशाली हो। तुम इतनी सहनशीलता, इतनी सहनशीलता, सहनशीलता कहाँ से लाती हो, कहाँ से लाती हो। तो यहाँ पे हम सड़क से गप्पे कैसे लड़ा रहे हैं? हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम इतनी सहनशीलता कहाँ से लाती हो। तो इस तरह से हमने पेड़ों से भी यहाँ पे गप्पे लगा दिए। इसके अलावा यहाँ पे बिजली का खंभा है और पेट्रोल पंप है, आप चाहें तो उसके बारे में लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उनके बारे में भी आप इसमें से लिख सकते हैं। तो अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम भाषा की बात और उसके अन्य प्रश्न आपको अगले भाग में कराएंगे।